गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में सीजीएल मेंस के 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें एरर करेक्शन का फर्स्ट फेज है। पहला 7 क्वेश्चंस हम लिए हैं, जिसमें 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे कौन सा कंसेप्ट हमने अप्लाई किया टू फाइंड आउट कि उसमें से एरर कौन सा है। इसलिए हम लोग चलिए फटाफट देखते हैं कि कैसे ग्रामर का यूज हुआ है। एसएससी सीजीएल जस्ट 2 इयर्स बिफोर द क्वेश्चन है, और उसमें कैसे एसएससी ने बहुत ही सिंपल इंग्लिश के ट्रिक्स लगाए हैं, इंग्लिश के कंसेप्ट्स लगाए हैं। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक से आप समझेंगे, ठीक से आप उस चीज को यूज करना जान जाएंगे तो आपके लिए आई थिंक सो 10 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन क्लिक करके आंसर देना। एज सुन एज यू रीड आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, बिकॉज वो कंसेप्ट सिंपल है और समझने के बाद उसे अप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना पड़ेगा और समझते हैं वो कितना इजी है आंसर करना। फर्स्ट क्वेश्चन, भानु फिनिश टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। पहला क्वेश्चन ये, भानु फिनिश्ड इन जस्ट 2 days सी सच अ थिक बुक एंड टू रीड। चलिए यहाँ पर जो वर्ब है दैट इज फिनिश्ड। फिनिश्ड यानी दिस इज पास्ट टेंस, यानी V2। V2 मतलब पास्ट टेंस होता है। अब भानु किसने फिनिश किया, इसका ये तो वर्ब है। वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो है वो है भानु। भानु ने इसे फिनिश किया। फिनिश किया क्या? पढ़ना। इतना मोटा किताब 2 दिन में ही पढ़ना उसने खत्म कर दिया। तो पढ़ना जो है दिस इज I love to read books। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये एक एग्जाम्पल है कि I love to read books। दिस वर्ब लव, अपने पीछे मैं बुक्स पढ़ना पसंद करता हूं। तो पढ़ना जो है यहाँ पे हो गया टू रीड। मेन वर्ब हो गया लव, दैट इज मैं पसंद करता हूं। अब बुक्स पढ़ना दैट इज टू रीड बुक्स। बट हियर विथ फिनिश्ड वर्ब, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके पीछे हम 2 + V1, जिसको हम लोग इन्फिनेटिव जानते हैं। इन्फिनेटिव मतलब हमेशा ही किसी वर्ब के साथ अगर आप टू लगा दोगे, वर्ब का फर्स्ट स्टेट दैट इज प्रेजेंट टेंस के साथ अगर हम टू लगा देते हैं तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और इन्फिनेटिव जो है वो कुछ वर्ब्स के साथ हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं, कुछ वर्ब्स के पीछे हमको जेरांड यूज करना पड़ता है। जेरांड क्या होता है? यहाँ जैसे मैंने 2 + V1 लगाया तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर V1 के साथ हम ing लगा देते हैं तो वो जेरांड हो जाएगा। जैसा अगर टू रीड का जेरांड बनाना होता तो हम रीडिंग करते, रीड के साथ ing लगा देते। और अगर प्ले का जेरांड करते तो हम प्लेइंग कर देते। ये विदाउट द हेल्पिंग वर्ब जब हम लोग लगाते हैं, मतलब सामने इज एम आर कुछ भी नहीं लगाते, दैट इज कॉल्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम लगा रहे, तो फिर उसे हम जेरांड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में बैक आते हैं कि भानु ने फिनिश किया। अब व्हाट डिड आई टीच यू, देयर आर सर्टेन वर्ब्स जिसके पीछे सिर्फ जेरांड ही लग सकता है, इन्फिनेटिव नहीं लग सकता है। तो भानु फिनिश किया पढ़ना सच दिस बुक्स इनटू, यहाँ पे टू रीड हम यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे रीडिंग करता। फिनिश्ड एक ऐसा वर्ब है, मेन वर्ब है, जिसके पीछे हम फिनिश टू डू, फिनिश टू गो ऐसा नहीं कह सकते। हम हमेशा कहेंगे आई फिनिश्ड वॉकिंग, आई फिनिश्ड राइटिंग, आई फिनिश्ड डूइंग माई वर्क। सो यू हैव टू रिमेंबर कि फिनिश्ड वर्ब के साथ पीछे में हमेशा जेरांड का प्लेस होता है, दैट इज ing वर्ब का। तो हमारा इसमें से ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? रीड जहां पे होगा वो हमें टिक करना चाहिए। सो दिस शुड बी योर राइट आंसर। चलिए अब फटाफट नीचे जाते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अब यहाँ 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है बिफोर। यहाँ बिफोर कंजंक्शन की तरह यूज हुआ। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? यू शुड टेक दिस मेडिसिन, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ये है हमारा स्टेटमेंट 1। चलिए अब जोड़ने के लिए हमें एक दूसरा सेंटेंस चाहिए। दूसरा सेंटेंस क्या है? टेक दिस मेडिसिन।
दोनों में आप नोटिस कीजिएगा कैसे पता करते हैं, पता है, दो सेंटेंस, हर एक सेंटेंस में एक इंडिविजुअल वर्ब होगा। यहाँ का जो वर्ब है वो कंसल्ट है, यहाँ का जो वर्ब है वो टेक है। दोनों को जोड़ेंगे एक कंजंक्शन के थ्रू। तो यहाँ कंजंक्शन हमने क्या यूज किया है, यहाँ हमने कंजंक्शन यूज किया है बिफोर, बिफोर, बिफोर कंजंक्शन यूज किया है। अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि आपको डॉक्टर से एक बार सलाह ले लेनी चाहिए इस दवाई को यूज करने से पहले। अब पहले किस चीज से आया है, मेडिसिन को यूज करने से पहले। सो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर टेक दिस मेडिसिन, बिफोर आफ्टर। रिमेंबर दिस कंसेप्ट, बिफोर और आफ्टर के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में लगेगा। बिफोर डूइंग दिस, बिफोर कंसल्टिंग, बिफोर प्लेइंग, बिफोर वॉचिंग। अगर डायरेक्ट बिफोर के बाद वर्ब आता है तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में लगेगा। अदरवाइज देयर इज वन मोर ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे बिफोर के बाद टेक यूज करना है तो एक सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। बिफोर यू डू, बिफोर यू प्ले, बिफोर यू सॉल्व, बिफोर यू वॉक, बिफोर यू वॉच। अगर हमें V1 फॉर्म में वर्ब्स रखने हैं तो फिर एक सब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। यह आपको याद रखना है, दोनों ही ऑप्शंस पॉसिबल है। एक ऑप्शन ये है बिफोर यू डू दिस, दूसरा ऑप्शन ये है बिफोर और आफ्टर के बाद हमेशा जो है V1 ING लगेगा। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ, बिफोर के बाद कोई सब्जेक्ट तो लगा नहीं है और डायरेक्ट टेक ले आया है, दैट इज V1 फॉर्म। इसको होना चाहिए था बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन। सो योर आंसर हैज टू बी A, दैट इज before taking this medicine. Okay, next question. A confluence is a place where two or more rivers meet. यानी confluence वो जगह है जहां दो नदियों का संगम होता है। यानी this is, if this is river 1, this is river 2 और दोनों का meeting place जो है वो ये जगह हो गया, तो हम इस जगह को क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे confluence। इन्फ्लुएंसेस किसी पर असर डालना, कन्फ्लुएंसेस दो चीजें एक साथ मिलके एक जॉइंट बना रहा है, एक जॉइनिंग पॉइंट बना रहा है। तो कन्फ्लुएंस चलो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है इज, एकदम सही है, एकदम सही है। कन्फ्लुएंस जो है सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब लगता है हमेशा, ये थियरी याद रखना है। अब इसको तो हमने कन्फ्लुएंस बोला, दो नदियां बह रही है। When two or more rivers meet, अब ये तो एक जगह है जहां की दो या उनसे ज्यादा नदियां आके मिलती है, तीसरा रिवर का भी संगम हो सकता है। तो ऐसे में ये जगह, इस पॉइंट के बारे में हम बोल रहे हैं, वो प्लेस जहां तीनों चारों नदियां मिलती है उस जगह को हम कन्फ्लुएंस कहते हैं। यानी जगह, अगर आपको प्लेस बताना हो तो वेयर होगा रिलेटिव प्रोनाउन, ये कंजंक्शन इसने जोड़ा है। कन्फ्लुएंस वो जगह है, ये स्टेटमेंट 1 है। दूसरा स्टेटमेंट है दो से ज्यादा नदियां मिल रही है, टू और मोर रिवर्स मीट। दिस इज योर स्टेटमेंट 2, दिस इज योर स्टेटमेंट 1 टिल हियर। अ कन्फ्लुएंस इज अ प्लेस, ये स्टेटमेंट 1 है। अब दिस इज स्टेटमेंट 1 है ये, और ये जो है वो स्टेटमेंट 2 है। कहाँ, इस जगह से लेके इस जगह तक। अब ये जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 मिल रहे हैं, किस वर्ड के थ्रू मिल रहे हैं, व्हेन के थ्रू मिल रहे हैं। लेकिन जब हम प्लेस के बारे में कहते हैं तो वो वेयर होना पड़ता है। जब हम वक्त के बारे में, टाइम के बारे में कहते हैं तब होता तो व्हेन होता, सही होता। जैसे दिस इज द टाइम व्हेन वी मीट ईच अदर, तब हम वक्त के बारे में कहते हैं। दिस इज द सेशन, दिस इज द प्लेस वेयर वी मीट, दिस इज द टाइम व्हेन वी मीट। तो प्लेस के बारे में, इट इज अ प्लेस, प्लेस के पीछे जो होगा वो हमेशा ही वेयर होगा। तो आंसर व्हेन टू और मोर रिवर्स मीट नहीं होगा, where two or more rivers
मीट हो जाता। चलिए अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। आई होप आप कंसेप्ट को समझ भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। सीखेंगे जितना ज्यादा आपको हम एक्सप्लेन थियरी एक्सप्लेन करके दिखाएंगे, एकदम रियल लाइफ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2019 में एकदम बिल्कुल नया वाला क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करना दिखा रहे हैं। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट भी होगा, बिल्ड भी होगा। इंग्लिश इज नेवर टफ। I am sorry I haven't learned the poem at heart. अब यहाँ एक कंसेप्ट है at heart. At heart होता है in reality. इसका अर्थ होता है वास्तव में, सच बोले तो वास्तव में ये चीज है। अब क्या है, ये सेंटेंस है वास्तव में। बाय हार्ट का क्या मतलब होता है? अगर हम प्रीपोजिशन को बस एक छोटा सा चेंज ला देते एंड बाय, तो बाय हार्ट जो हो जाता वो है पूरे अच्छे से याद करके कंठस्थ कर लेना, दैट इज टोटली इन टोटो मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना। ये याद कर लेने का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ देखते हैं सेंटेंस से मीनिंग केवल आई एम सॉरी, मैं बहुत दुखी हूं कि मैंने पोएम को याद नहीं किया, दिल में नहीं, वास्तव में नहीं लर्न किया, नहीं, मैंने उसे एक्चुअली मैं उसे मेमोराइज नहीं किया, याद नहीं किया। तो ये जगह चेंज होके होना चाहिए था, मैंने उसे बाय हार्ट लर्न नहीं किया। सो जहां एट हार्ट की जगह पे हमारा आंसर होना चाहिए बाय हार्ट, क्योंकि एट हार्ट का क्या मतलब हो जाता है? यस, इन रियलिटी, वास्तव में मेरे पापा बहुत दयालु इंसान हैं। माय फादर इज अ वेरी काइंड पर्सन। एट ही सीम्स, जैसे पापा लोग क्या होते हैं, आप देखेंगे पापा लोग ऊपर से बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन अंदर से क्या होता है, बच्चे के लिए बहुत प्यार होता है, वो आप लोग समझ नहीं पाते हैं। अपने पापा से मिल के देखिए, वो अंदर ही अंदर बहुत सोचते हैं आपके लिए। इसलिए एट हार्ट दे आर काइंड पीपल, लेकिन ऊपर से मम्मियां जैसे दिखाती है ना, वैसे पापा नहीं दिखाते हैं। पापा का एटीट्यूड कुछ डिफरेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में निकलते हैं। नंबर 5, आई शैल बाय दिस बुक इफ यू लाइक इट और नॉट। मैं तो खरीदूंगा ही ये किताब, चाहे तुम पसंद करो ना करो, मैंने तो भाई डिसाइड कर लिया है। अब आई शैल बाय जो है वो चीज दिखा रहा है फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, यू लाइक इट और नॉट, तुम्हें पसंद हो ना हो मैं तो जा रहा हूँ, मैं खरीद लूंगा, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। एकदम कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, जो किताब पसंद आए वो ले लेना है, वो पढ़ लेना है, जो वीडियो देखने में अच्छा लगे वो देख लेना है। करियर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो मैं जब किताब खरीदने जा रहा हूँ, चाहे तुम पसंद करो ना करो, चाहे इज वेदर, और अगर तुम पसंद करोगे तो मैं ये किताब खरीदूंगा, अगर होता है इफ। ये दो अंतर आपको समझना है। इसलिए चाहे में हमेशा दो ऑप्शंस दिए रहते, क्लियर ऑप्शंस दिए रहेंगे। तुम जो ऑप्शन, तुम ये मानो ना मानो, तुम करो ना करो, बोलो ना बोलो, अगर अगर ये तुम चाहो, इसमें एक कंडीशन पुट रहता है, अगर तुम बोलोगे तो हम खरीदेंगे। तो इस सेंटेंस को अगर आप ठीक से देखेंगे, मैं खरीदूंगा ये तय है, चाहे तुम पसंद करो ना करो। करो ना करो कहां से पता चला? यू लाइक इट और नॉट। बोलो ना बोलो, यू से इट और नॉट। करो ना करो, यू डू इट और नॉट। ऐसे में जहां दो एक्सप्लिसिट ऑप्शंस विजिबल होते हैं, वहां चाहे का कंडीशन आता है, जो कि यहाँ पर से हमको विफ हटा के वेदर से सब्स्टिट्यूट करना था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? लास्ट वाला वर्ड, इफ यू लाइक इट और नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में निकलते हैं। ये याद रखना है, चाहे एंड इफ का कंडीशन जो है वो क्या होता है। माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न्ड टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल। क्या है ना कि अभी तो अगर पढ़ाई लिखाई बच्चे स्टैंड नहीं किए तो मम्मी पापा तो परेशान है ही, दादा दादी लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो क्या हुआ, मेरी जो दादी माँ है, मेरी नानी माँ हो, दादी माँ हो, सारी ग्रैंड पेरेंट्स जितने हैं, सभी कोई बहुत चिंतित रहते हैं स्कूल में कैसा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा, पता नहीं भविष्य में कुछ बनेगा कि क्या करेगा। तो जो चिंतित रहते हैं उसका इंग्लिश होता है कंसर्न्ड। कंसर्न्ड विथ होता, हम उसके बारे में चिंतित है, उसके प्रोग्रेस के बारे में।
एक्चुअली के बारे में है का कंडीशन होता है विथ, कंसर्न टू नहीं, इट इज कंसर्निंग टू मी। कंसर्निंग जब हो जाता है दैट मीन्स ये बहुत मेजर इशू वाला बात है, बहुत टेंशन दे रहा है, इट इज अ कंसर्निंग इशू, इट इज अ कंसर्निंग इशू टू मी, तब वहां टू हो जाता है। ये मेरे लिए बहुत ही चिंता वाली बात हो गई, कंसर्निंग इशू टू, कंसर्निंग के बाद एक नाउन। कंसर्न्ड जब वर्ब बन के बैठता है तो उसके बाद आई एम कंसर्न्ड अबाउट इट, आई एम कंसर्न्ड विथ दिस, आई एम कंसर्न्ड अबाउट, दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट माई प्रोग्रेस। अबाउट इज बारे में, सॉरी यहाँ विथ नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक निकल गया था, अबाउट होगा। He is very concerned about my progress. They are very concerned about me. मेरे बारे में बहुत चिंतित है, that is about. So कहा गया ये ऑप्शन to my progress। अब आंसर फटाफट दे देना है B, to my progress हो ही नहीं सकता। चलिए देखिए, दिस इज 2019 मेंस का क्वेश्चन है, कितना आंसर इजी करना कितना इजी है देख रहा। जितना ज्यादा कंसेप्ट पे हावी रहोगे, जितना ज्यादा अच्छे से समझ लोगे, तुम्हारे लिए आंसर करना बहुत अच्छा, और फिर तो फटाफट सीट पॉकेट में होगी। चलो, लेकिन इसके लिए कड़ा मेहनत करना है, डेफिनेटली टाइम देना है, समझना है अच्छे से, पहले कंसेप्ट को समझना है। ये एप्लीकेशन तो हम दिखा रहे हैं, अगर कंसेप्ट समझ में आता है, पढ़ाई ठीक से करते हो, तो कैसे क्रैक करना एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं होगी। डिफिकल्ट होता है एग्जाम्स क्रैक करना, क्योंकि इंटेंस कंपटीशन होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है राइट फोकस एंड राइट स्ट्रेटेजी, जिससे हम प्रिपेयर करते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि एक सीट नहीं मिल सकता है। ओके, बैक टू द क्वेश्चन नंबर 7, नो सूनर। चलो नो सूनर का फटाफट हम लोग यूज देखते हैं, कैसे नो सूनर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। नो सूनर के साथ हमेशा ही देन लगता है, THAN, देन भी नहीं लगता। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है THEN दे देता है, जो कि गलत है। यहाँ क्या किया इन लोगों ने, दैट दे दिया। अब हम लोग देखेंगे, सीखेंगे इस कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं नो सूनर को। तो हमने कहा नो सूनर के साथ देन लगता है। अब नो सूनर का पहला, दो नो सूनर देन, ये पेयर्ड कंजंक्शन है। नो सूनर देन का मतलब होता है इमीडिएटली वन एक्शन आफ्टर द अदर। जैसे ये चीज हुआ, पीछे पीछे दूसरा वाला अचानक एकदम तुरंत बाद हो गया। तो यहाँ दो घटनाएं घटी। एक है काव्या ने अपना ऑनलाइन क्लास शुरू किया, जैसे ही उसने ऑनलाइन क्लास शुरू किया वैसे ही वेब कनेक्शन चला गया। वॉज लॉस्ट मतलब वो वेब कनेक्शन लॉस हो गया। तो यहाँ दो काम है। पहला काम है काव्या started her class, ऑनलाइन क्लास। ये है पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस जैसे ही स्टार्ट किया, जो वो एक्शन जैसे ही होता है, वहां हम नो सूनर लगाते हैं। जब हम लोग नो सूनर लगाते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर, जिस क्लॉज में हम लोग नो सूनर लगाते हैं वहां एक मेन वर्ब हम नहीं यूज करते हैं, कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेन वर्ब को एटलीस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्टार्टेड को हम अकेले नहीं रख सकते हैं, इसको या तो डिड स्टार्ट करो या हैड स्टार्टेड करो, क्योंकि दो वर्ब लगना बहुत जरूरी है। लेट दिस बी द मेन वर्ब, दिस बी द हेल्पिंग वर्ब, और इसके बीच में खड़ा होता है सब्जेक्ट, इसके आगे लगता है नो सूनर का कंसेप्ट। तो नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड। अब सही जा रहा है, दो वर्ब आगे पीछे, काव्या तो सब्जेक्ट है, तो काव्या के आगे पीछे दो वर्ब लग गए। नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास, ये पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। तब क्या हुआ, तुरंत लाइट जो है वो चली गई, सॉरी वेब कनेक्शन जो है वो चला गया। तो दूसरा जो शुरू होता है उससे पहले हमें देन यूज करना पड़ेगा। देन व्हाट हैपेंड, अब अगले वाले में दो वर्ब की जरूरत नहीं होती है, सीधा एक वर्ब से कनेक्शन खत्म कर सकते हो। यहाँ दे दिया वो अलग चीज है, बट नॉट नेसेसरीली दैट यू वांट। सो देन द वेब कनेक्शन वाज लॉस्ट। बस ये सेंटेंस अब खत्म हो गया। तो हमारा पॉइंट जो है, नो सूनर के साथ देन का यूज होना है। इसका मीनिंग होता है जैसे ही पहला वाला एक्शन हुआ, जैसे ही एक्शन 1 हुआ, वैसे ही इट गॉट बैक्ड अप बाय एक्शन 2।
इसका ये मतलब होता है। तो नो कनेक्शन, नो सूनर के साथ देन लगता है। अब नोटिस कीजिए यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है, नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास, यहाँ तो दैट लगा दिया, वो तो गलत है, वहां होना चाहिए था दैट। तो ऑप्शन नो सूनर हैड काव्या दैट द वेब कनेक्शन, ये ऑप्शन बी हो गया आंसर। तो सीखेंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो में यहाँ तक ही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। सीख रहे हैं तो कमेंट में भी एक नोट डाल सकते हैं कि मैम हेल्प हो रहा है। इससे क्या होगा, मुझे भी प्रेरणा मिलेगी आपके लिए, और किस तरह से सुधार के हम वीडियोस ला सकते हैं ताकि आपको हेल्प पहुंच सके। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ गुड डे।